मेरा नाम है तनुश्री मीना। मैं जयपुर की रहने वाली हूँ। मैंने जयपुर में ही अपनी सारी स्कूलिंग की है। मैं महाराजा सवाई मानसिंह विद्यालय से 2013 में अपना 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट करने के बाद में दिल्ली यूनिवर्सिटी की मिरांडा हाउस कॉलेज में मैंने बीए ऑनर्स हिस्ट्री में एनरोल किया था। वहाँ पर 3 साल कैसे बीते पता ही नहीं चला। तब तो बस ये होता था कि ये था कि कॉलेज के साथ साथ में एक्स्ट्रा करिकुलर्स थोड़ा करती थी, ड्रामेटिक्स का पार्ट थी, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना। तब इतना ध्यान नहीं दिया कि आगे करियर में क्या करना है क्या नहीं, बिकॉज मुझे ये था कि मैं 3 साल अपने कॉलेज में अपना कॉलेज एंजॉय करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे कुछ कॉलेज वाले मेमोरीज हों जो बाकी सब लोगों के होते हैं। उसके बाद में जब मैंने मास्टर्स में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में एनरोल किया था, मैंने एमए किया है मॉडर्न हिस्ट्री में, बिकॉज मुझे हिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट पसंद था और कहीं ना कहीं दिमाग में ये था कि मैं हिस्ट्री को ही ऑप्शनल लेके इस संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में आगे बढ़ना चाहती हूँ। और इस बिकॉज एक हिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें मुझे पर्सनली इंटरेस्ट भी था। ऊपर से ये सब्जेक्ट आपको जीएस प्रीलिम्स में भी हेल्प करता है और फिर आगे जाके एसए में जीएस पेपर 1, 2, 3 एथिक्स और फिर इंटरव्यू लेवल पे भी हेल्प करता है। तो मुझे ओवरऑल हिस्ट्री एक बेस्ट ऑप्शन लगा आउट ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स अवेलेबल। और क्योंकि पर्सनली मेरे को स्कूल टाइम से ही थोड़ा हिस्ट्री में इंटरेस्ट था, तो मैंने सोचा कि मैं अपने इंटरेस्ट को ही कंटिन्यू करूँगी। देयर आफ्टर मैंने मास्टर्स किया अपना जेएनयू में। साथ के साथ में मैं उसी टाइम पे अपना यूपीएससी का प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया था। मैं बुक्स वगैरह लेके आई, पर वो था कि जब खुद से आप प्रिपेयर करने लगते हो और इतना जब गाइडेंस नहीं होता है तो बहुत सारी चीज़ें पता नहीं होती हैं। सो आई वुड से कि एटलीस्ट 2-3 साल तक तो मुझे सारी बुक्स भी नहीं पता थी कि मैं कौन सी बुक्स पढ़ूँ, कौन सी बुक्स छोड़ूँ। तो जब मैंने अपना फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था विच वॉज इन 2017, तब मैंने एनसीईआरटीज़ भी पूरी नहीं पढ़ी थी। मैंने आधी एनसीईआरटीज़ पढ़ी थी, थोड़ा बहुत जो स्टडी मटेरियल अवेलेबल होता है कोचिंग्स के थ्रू वो पढ़ा था। करंट अफेयर्स ढंग से नहीं कर पाई थी। जस्ट 15 दिन पहले मेरे मास्टर्स के एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए थे, तो तुरंत जैसे तैसे करके मैंने अटैम्प्ट दिया। तो एट दैट टाइम आई मिस्ड द प्रीलिम्स बाय 2 मार्क्स। मेरे जीएस में सिर्फ 2 मार्क्स कम थे, बट हाँ, आई थिंक कि भगवान की वही मर्जी थी। उसके बाद में मैं थोड़ा घबरा गई, क्योंकि जब आप अच्छे स्टूडेंट होते हो हमेशा और पहली बार आप फेलियर देखते हो तो आपको समझ नहीं आता कि क्या गलत हुआ। यू ऑलवेज थिंक दैट आई हैव नेवर फेल्ड इन माई लाइफ, हाउ कम आई हैव सडनली फेल्ड इन दिस एग्जाम। और वो भी वेरी फर्स्ट स्टेज जो होता है, प्रीलिम्स में ही मैं फेल हो गई थी। तो मेरे को इतना ज़्यादा सेल्फ डाउट हो गया था, एंजाइटी होने लग गई थी कि मैं कैसे फेल हो गई, क्या मैंने ऐसा गलत कर दिया। तो मैं अपनी स्ट्रैटेजी को सुधारने की कोशिश करती रही, बट मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं किस डायरेक्शन में जा रही हूँ, क्या गलत है क्या सही है। मैंने एक मेंस का टेस्ट सीरीज़ में एनरोल किया, मैंने एक ऑप्शनल का टेस्ट सीरीज़ एनरोल कर लिया और मैं रेगुलरली टेस्ट देती रहती थी। बट क्या हुआ कि जब मैं टेस्ट दे रही थी तो मैं ये ध्यान रखना भूल गई कि मैंने अपनी स्ट्रैटेजी को तो चेंज ही नहीं किया। मेरा जो फर्स्ट प्रीलिम्स वाला स्ट्रैटेजी है वो अभी भी वही था जो पहले वाला था। मैं मेंस के लिए पढ़ने लग गई थी। फिर जैसे तैसे सेकंड अटैम्प्ट दिया, नहीं हुआ। थर्ड अटैम्प्ट दिया, मेरा सीसैट नहीं हुआ इस बार, बिकॉज मेरे को पता चला कि जब मेरा प्रीलिम्स में जीएस नहीं हो रहा था तो देन आई डिसाइडेड कि नहीं, अब मैं जीएस पे बहुत मेहनत करने वाली हूँ। बट व्हाट हैपेंड कि उस वजह से मैंने सीसैट इग्नोर कर दिया, क्योंकि थोड़ा एक था कि हाँ अच्छा एजुकेशन बैकग्राउंड है, इंटेलिजेंट हो तो इंग्लिश मैथ्स तो कर ही लेंगे, वो जो थोड़ा हो जाता है ना वो कॉन्फिडेंस आ जाता है, वो था। बट हाँ, एनीवेज मेरा सीसैट नहीं हुआ। नेक्स्ट ईयर मैंने सीसैट भी प्रिपेयर किया, फिर भी दोबारा से फोर्थ अटेम्प्ट में भी मेरा सीसैट क्लियर नहीं हुआ। जीएस मेरा अच्छा था, बट सीसैट में मैं 2 बार सीसैट में फेल हुई। देन आई रियलाइज्ड कि एक तो मैं प्रिपेयर कम कर रही थी सीसैट के लिए, ऊपर से साथ के साथ में यूपीएससी भी सीसैट को बहुत टफ करता जा रहा था। द थिंग वॉज कि एवरी ईयर द सीसैट पेपर वॉज बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि अब तो ऐसे नहीं चलने वाला है कि घर पे बैठ के खुद के पढ़ने से कुछ नहीं होगा। मैंने इनसाइट्स आईएएस का ऑनलाइन सीसैट वाला जो उनका क्लासेस होता है वो ज्वाइन किया। उसमें मैंने रेगुलरली प्रॉपरली सारे क्लासेस अटेंड किए, सारे क्लासेस के नोट्स बनाए। एंड आई गेस मैंने एग्ज़ाम जब प्रीलिम्स आने वाला था उससे 3 महीने से मैं मॉक्स देना स्टार्ट कर देती थी। मतलब 3 महीने पहले मैं प्रॉपरली प्रीलिम्स का पढ़ना शुरू कर देती थी, जीएस और सीसैट। तो पहले मैं क्या करती थी कि मैं सिर्फ जीएस के मॉक्स देती थी। सीसैट के लिए हाँ बस पढ़ लिया, थ्योरी रिवाइज कर ली, वो काफ़ी है, फॉर्मूला याद कर लिए। बट इस बार मैंने सीसैट के भी मॉक्स दिए और मैंने जीएस और सीसैट के मॉक्स साथ साथ दिए। मतलब मैं सुबह जीएस का मॉक देती थी, मैं शाम को सीसैट का मॉक देती थी। तो जीएस का मॉक्स जब मैं रोज़ दे रही थी, वहीं सीसैट के मॉक्स मैं ऑल्टरनेट डेज पे देती थी। तो आई थिंक मैंने अराउंड 70 जीएस के मॉक टेस्ट दिए थे प्रीलिम्स के लिए, और सीसैट के मैंने अराउंड
25-30 मॉक्स दिए होंगे, बिकॉज मेरा बहुत ज़्यादा क्लियर था कि मुझे क्या करना है। बुक लिस्ट के लिए मैं कहूँगी कि जीएस के लिए सारा जो सेम बुक्स बाकी बच्चे रेफ़र करते हैं। आर्ट एंड कल्चर के लिए मैंने नितिन सिंघानिया पढ़ा, एनवायरनमेंट के लिए मैंने शंकर आईएएस पढ़ा, पॉलिटी के लिए मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ा, हिस्ट्री के लिए मैंने स्पेसिफिकली मैंने ओल्ड एनसीईआरटीज़ पढ़ी थी, आर एस शर्मा वाली फॉर एंशिएंट इंडिया एंड सतीश चंद्रा फॉर मिडीवल इंडिया। उसके बाद में बिकॉज मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल भी था, तो जो मैं डिटेल्ड बुक्स पढ़ रही थी, और मैंने ग्रेजुएशन में भी काफ़ी हिस्ट्री पढ़ा है, पोस्ट ग्रेजुएशन में हिस्ट्री पढ़ा है, तो मेरा एक बैकग्राउंड नॉलेज था कि मेरे को एक थोड़ा आइडिया हो जाता था कि क्या आंसर होगा क्या नहीं होगा। मतलब हिस्ट्री वाले क्वेश्चंस में मेरा गेस वर्क थोड़ा अच्छा काम करता था इन कंपैरिजन टू अदर सब्जेक्ट्स। लाइक फॉर एग्जाम्पल मेरा गेस वर्क साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले पोर्शन में और एनवायरनमेंट वाले पोर्शन में थोड़ा ख़राब था। उसके बाद में इकोनॉमिक्स के लिए मैंने एनसीईआरटीज़ को फॉलो किया। उसके साथ साथ में मैंने विजन आईएएस के करंट अफेयर्स, वो मैंने सारे सब्जेक्ट्स के लिए पढ़े थे, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी, मतलब प्रीलिम्स के लिए भी मेंस के लिए भी। प्रीलिम्स के लिए मैं उनका पीटी 365 पढ़ती थी, मेंस के लिए मैं उनका मेंस 365 मैंने बहुत ही रिलीजियसली फॉलो किया है। उसके बाद में आई वुड से कि करंट अफेयर्स प्रीलिम्स में, जीएस में मेरा, मैंने आपको बुक लिस्ट तो बता ही दिया है। उसके बाद में मेरा सारे स्टेजेस पे एक बहुत क्लियर स्ट्रैटेजी था शॉर्ट नोट्स बनाने का। मेरे को बार बार लिखना ना बहुत अच्छा लगता था, लाइक एनीवेज आई लव्ड टू राइट, तो मैं बहुत ऐसा A4 साइज शीट को 2 ऐसा हाफ में डिवाइड करती थी, फिर उसको फाड़ लेती थी, और वो इतना सा पोर्शन होता है ना, मैं उसका शॉर्ट नोट्स बनाती थी। मेरा बहुत छोटा छोटा नोट्स था जिसमें मैंने हिस्ट्री में सारा ऋग्वेदिक, लेटो वैदिक, अशोकन पीरियड, मतलब मौर्याज, फिर अशोकाज, गुप्ताज, हर्षा वाला पूरा पीरियड का ऐसा पेज, मतलब इतने से पेज में मैं आगे की तरफ लिखती थी, पीछे की तरफ लिखती थी। तो मतलब आप ये सोचो कि A4 साइज शीट का आधे पोर्शन में मेरा एक टॉपिक कवर हो जाता था। फिर जैसे जैसे एग्जाम आने वाला होता था और पता, मतलब यू ऑलरेडी नो कि आप इतना मोटा मोटा बल्कि बुक्स नहीं पढ़ पाओगे, तो आपको बहुत शॉर्ट नोट्स चाहिए, तो मैं सिर्फ वो शॉर्ट नोट्स रिवाइज करती थी। और मैं बार बार मतलब ऐसा होता था कि अगर हिस्ट्री पढ़ने का मन नहीं हो रहा है तो इन्वायरमेंट वाले नोट्स उठा लिया, इन्वायरमेंट का मन नहीं हो रहा है तो इकोनॉमिक्स वाला नोट्स उठा लिया। मेरे सारे सब्जेक्ट्स के हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स से मैं डिजिटल नोट्स बनाती थी, बट वो मेंस पर्सपेक्टिव से बनाती थी। प्रीलिम्स के लिए मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे, जो कि था कि मैं लास्ट 1 मंथ मैं सिर्फ अपने शॉर्ट नोट्स रिवाइज करूँगी और मॉक्स रिवाइज करूँगी। मॉक्स के लिए आई वुड से कि मैंने जब प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ दी थी, तो मैंने दो टेस्ट सीरीज़ ली थी। एक मैंने इनसाइट्स आईएएस का प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ लिया था, वो मैंने सब्सक्राइब किया था, और विजन आईएएस का मैंने मार्केट से खरीद लिया था। तो मैं दोनों टेस्ट देती थी, और मैं ऐसे देती थी कि मैं ना एक दिन इनसाइट्स देती थी, फिर मैं अगले दिन विजन देती थी, ताकि मैं किसी भी एक टेस्ट सीरीज़ में वो ना हो जाऊँ, मतलब सिमिलर तरीके से एक वो मेंटल जो आपका प्रोसेसिंग होता है वो स्टैगनेंट ना हो। अगर आप 2 टेस्ट सीरीज दोगे तो वो डिफरेंट तरीके से पूछते हैं, कोई टेस्ट डिफिकल्ट होगा, कोई इजी होगा, तो आपको ना दोनों टेस्ट सीरीज के तरीके से सोचने की आदत हो जाती है। तो मैं वो दोनों टेस्ट सीरीज देती थी। उसके बाद में इनसाइट्स का 75 डेज प्लान होता है, मैं उसको बहुत रिलीजियसली फॉलो करती थी। एटलीस्ट जो टेस्ट थे उनके मामले में मैं हर रोज़ वो टेस्ट देती थी। उसमें डेली बेसिस पे 5 CSAT क्वेश्चन होते हैं, मैं वो CSAT वाले क्वेश्चन भी करती थी। तो मेरा मॉक्स का बहुत क्लियर स्ट्रैटेजी था कि मैंने ना जो मतलब छोटे नोट पैड्स होते हैं बहुत मोटे मोटे वाले, वो स्पाइरल वाला होता है, फिर उसमें मैं क्या करती थी, मैं उसमें बुक मार्क्स लगा देती थी कि अभी मैंने बुक मार्क लगाया, फिर मैं इतना पोर्शन पेजेस का छोड़ती थी, फिर मैं नेक्स्ट बुक मार्क लगाती थी। ऐसे करके आई थिंक अराउंड 4-5 नोट पैड्स हो गए थे। फिर उसमें मैंने बहुत क्लियरली डिवाइड किया हुआ था कि एक बुक मार्क जहाँ पे मैंने स्टार्ट किया है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, वो जो कि इन्वायरमेंट रिलेटेड है। फिर नेक्स्ट बुक मार्क होगा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो इकोनॉमिक्स रिलेटेड है। फिर नेक्स्ट बुक मार्क होगा कि इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। फिर सिमिलरली उसी तरीके से मैंने मतलब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस किया था। फिर मैं इन्वायरमेंट में करती थी कि इन्वायरमेंट इंडिया रिलेटेड। फिर इंडिया रिलेटेड में स्पेसिफिक मेरा होता था कि एनिमल्स वाला जो होगा, बायोडाइवर्सिटी हो गया, नेशनल पार्क्स हो गया। उसके बाद में मैं मतलब फिर साइंस, फिर इकोनॉमिक्स में होता था इंडियन इकोनॉमिक्स, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स, मतलब पॉलिटी में भी सेम चीज़, हिस्ट्री में भी एंशिएंट, मिडीवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर,
मतलब सारे सब्जेक्ट्स को मैंने बहुत क्लियरली नोटपैड में बुकमार्क से डिवाइड किया हुआ था। फिर जब मैं मॉक टेस्ट देती थी तो मैं क्या करती थी कि जो मेरे आंसर्स गलत हो रहे हैं ना, मैं उन मॉक टेस्ट में उन गलत आंसर्स का सही आंसर, मतलब मैं पूरा देखती थी कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया, कहाँ गड़बड़ हुई है, रिविजन गड़बड़ है या फिर फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन गड़बड़ है या स्टैटिक इन्फॉर्मेशन गड़बड़ है। अगर फैक्चुअल था, करंट था, मैं जाके तुरंत जो मैंने नोटपैड्स बनाए हुए थे 4-5 उस पर जाके ढूंढती थी कि कौन से वाले सेक्शन में लिखा है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन गलत होती थी तो मैं जाके वो उसको ऑर्गेनाइजेशन वाले सेक्शन में खुद के हाथों से लिखती थी। फिर अगर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है या गवर्नमेंट स्कीम है तो मैं उसको वो गवर्नमेंट स्कीम वाले पोर्शन में जाके लिख देती थी। और ये सारा मतलब बहुत लोग ऑनलाइन भी करते हैं एवर नोट पे, बट मुझे ये था कि अगर मैं हाथ से लिखूंगी तो ऑलरेडी मेरे को 2-3 बार रिवाइज हो जाएगा। मैं फिर हाथ से लिखती थी, फिर जब नेक्स्ट टाइम रिवाइज करती थी तो मैं उसको एक हाईलाइटर से हाईलाइट करती थी। मेरा मतलब मैं हर रिविजन में एक डिफरेंट कलर का पेन यूज़ करती थी ताकि मुझे पता हो कि अच्छा अभी मेरा इस पोर्शन का फर्स्ट रिविजन हुआ है, फिर मैंने दूसरा पेन यूज़ किया है तो मतलब अब मेरा सेकंड रिवीजन हो गया है, हाइलाइटर यूज़ किया है तो थर्ड फोर्थ रिवीजन। तो बार बार जब भी मैं नया टेस्ट देने जाती थी मैं पुराना जो मेरी मॉक्स में गलतियाँ थी उनके बाद में उनको रिवाइज कर लेती थी। तो हर बार ये था कि एक आइडिया था कि आपको जो गलतियाँ आपने पहले कर दी हैं उनको रिवाइज करना है और दोबारा वो मिस्टेक्स रिपीट नहीं करनी है। बिकॉज आप देखोगे कि जब आप मॉक्स दोगे ना प्रीलिम्स के, आपका एक बहुत ही पर्टिकुलर पैटर्न है जो गलतियां करने का होता है। कि अगर मैं जैसे बहुत फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन में मेरी गलतियां होती थी, स्टैटिक पोर्शन मेरा बहुत स्ट्रांग था, करंट अफेयर्स भी अगर बहुत न्यूज़ वाला है जो बहुत मैगजीन्स ने कवर किया है वो सही था, बट जो फैक्चुअल डिटेल्स होता है ना छोटा छोटा जैसे ईयर्स वाला हो गया या कुछ हो गया वो मेरा बहुत गलत हो जाता था। और फिर मैं आई वुड कीप ऑन बीटिंग माई सेल्फ कि मैं क्यों ऐसे कर रही हूँ। तो मेरा ये था कि मैं 5 नोट पैड्स लिए, उनमें बुक मार्क्स लगाया, हर में एक टॉपिक लिखा, उन टॉपिक के अंदर उसी टॉपिक से रिलेटेड नोट्स मैं बना लेती थी। अगर वो मेरे मॉक टेस्ट में गलत हो रहे हैं तो वो मेरे ऑनलाइन जो मैं क्विजेज देती रहती थी उधर गलत हो रहा है तो मैं वो वाला वहाँ लिख लेती थी। मतलब मैं हर चीज़ को जा करके उन 5 नोट पैड्स में लिख लेती। सो बाय द एंड ऑफ इट मेरे पास 5 नोट पैड्स थे जिसमें मोस्टली सारा इन्फॉर्मेशन था जो कि मेरा गलत था, जो कि मेरे को सबसे ज़्यादा रिवाइज करने की ज़रूरत है। उसके अलावा मेरे शॉर्ट नोट्स थे जो कि मेरे ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग थे, तो मैं उन शॉर्ट नोट्स को रेगुलरली रिवाइज करती रहती थी और अपने मॉक्स के नोट्स को रेगुलरली रिवाइज करती रहती थी। सो दिस इज़ हाउ आई प्रिपेयर्ड फॉर माई प्रीलिम्स। सीसैट का मैंने आपको बता ही दिया है कि मैंने क्लासेस ज्वाइन किया। मैं ऑनलाइन एक इमरान खान करके मैथमेटिक्स का ट्रिक्स वाला एक चैनल है जिनमें वो मैथ्स के ट्रिक्स बताते हैं, एंड आई वुड स्पेसिफिकली से कि उनका जो कैलेंडर वाला ट्रिक था वो मैंने एग्जाम में भी यूज़ किया और उसकी वजह से मेरे 2-2.5 मार्क्स आए हैं सीसैट में, क्योंकि वो एकदम मेरा क्वेश्चन सही हो गया था क्योंकि मुझे वो ट्रिक याद थी। तो आप ऐसा यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं, वहाँ पे आप देखिए कि आपको क्या पसंद आता है, ट्रिक्स ढूंढिए और फिर उन ट्रिक्स को जाके फॉलो कीजिए। तो ये मेरा प्रीलिम्स वाला स्ट्रैटेजी मैंने आपको बता ही दिया है। एग्जाम पेपर में मेरा ये था कि मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करती थी, फर्स्ट क्वेश्चन से फर्स्ट आइटरेशन करती थी, उसके बाद में उनको OMR में मार्क कर देती थी जिनमें मैं 100% श्योर थी, और उसी दौरान मैं एलिमिनेट कर लेती थी ऑप्शंस जो कि मतलब मुझे पता है कि हाँ ये तो नहीं ही सही हो सकता है। फिर सेकेंड आइटरेशन में मैं जिन क्वेश्चंस में 50-50% थी कि मतलब 50% आता है 50% नहीं आता, 2 ऑप्शंस एलिमिनेट कर दिए, मैं उनको मार्क कर देती थी। तो इस टाइम तक अराउंड आई थिंक मेरे 65-70 क्वेश्चंस मार्क हो जाते थे फर्स्ट और सेकेंड आइटरेशन के बाद में। थर्ड आइटरेशन में मैं ये करती थी कि जिनमें मेरे को थोड़ा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, थोड़ा गैस वर्क करने की ज़रूरत है और थोड़ा तुक्का मारने की ज़रूरत है। तो मैंने GS में 84 क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए थे और CSAT में मैंने 46 क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए थे। CSAT का मेरा बहुत स्पेसिफिक था कि जो क्वेश्चंस मुझे 100% आते हैं मैं वही करूँगी, बिकॉज बहुत ऐसा हो रहा है कि CSAT में बच्चों के अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं। जो लोग GS में 125, 130, 140 तक स्कोर कर रहे हैं वो CSAT में 67 भी नहीं स्कोर कर पा रहे हैं, एंड आई वाज वन ऑफ देम। सो मेरा बहुत क्लियर था कि मैं CSAT में उतना ही करूँगी जितना मुझे आता है, बस मुझे CSAT में 67 नंबर चाहिए। वहाँ पे कुछ ऐसा मेरे को मेडल नहीं मिलेगा अगर मेरे 200 नंबर आ जाएंगे या फिर मेरा 100 से ऊपर स्कोर आ जाएगा। अगर मेरा 67 से 68 भी आ जाएगा मैं उसी में बहुत खुश हूँ। एंड यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट। मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि जब मैं पहले 4 अटेम्प्ट्स में पेपर देने जाती थी, बिकॉज मुझे पता था कि कहीं ना कहीं मेरा प्रेपरेशन थोड़ा लैकिंग है, तो मैं ऑलरेडी अंडर कॉन्फिडेंट होती थी और वो अंडर कॉन्फिडेंस मेरे थ्रू आउट पेपर रिफ्लेक्ट होता था। जब लास्ट ईयर मैं CSAT का पेपर दे रही थी तो एक तो मेरा टफ सेट आया, ऊपर से मैंने जब स्टार्टिंग के ही मेरे को 4-5 क्वेश्चंस नहीं आए ना तो मैं घबरा गई ना, वो कि बाप रे CSAT का पेपर तो बहुत टफ है, मैं शायद नहीं ही कर पाऊंगी, इस बार तो मेरा नहीं होने वाला है। सो ऑलरेडी जब मैं उस माइंडसेट से कर रही थी तो मेरा
था कि हाँ नहीं ही होगा। बट इस बार जब मैं गई तो मैं बहुत ही काम एंड कंपोज तरीके से गई थी, बिकॉज थ्रू आउट द ईयर आई हैड बीन वर्किंग अ लॉट ऑन माई मेंटल हेल्थ। बिकॉज होता है कि जब आप 5 साल या 4 साल इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते रहते हो तो ऐसे लो और हाई फेजेस आते हैं जब आपको लगता है कि क्या पता होगा नहीं होगा, कब होगा, या फिर कर भी सकते हो या नहीं। कभी आपको अपना कैलिबर दिखाने का मौका ही नहीं मिला क्योंकि आपका फर्स्ट स्टेज ही नहीं क्लियर हो रहा है। तो उन टाइम्स में बहुत ज़्यादा एंजाइटी और नर्वसनेस होने लग जाता है। सो व्हाट आई वुड डू वाज, मैं गाइडेड मेडिटेशन करती थी। मैं यूट्यूब पे लिख देती थी, मतलब सर्च में जाके कि गाइडेड मेडिटेशन फॉर एंजाइटी नर्वसनेस, और फिर मैं उनको सुन के आई रिमेंबर प्रीलिम्स से 1 महीने पहले तक मैं दिन में 4 बार मेडिटेट करती थी। आई वुड मेडिटेट इन द मॉर्निंग, आई वुड मेडिटेट इन द आफ्टरनून, इवनिंग और रात में सोने से पहले। और मैं साथ के साथ में योगा रेगुलरली प्रैक्टिस करती थी। और अपने दोस्तों से बात करना, फैमिली मेम्बर्स से बात करना, जो आपको एक बहुत ही पॉजिटिव एनवायरनमेंट दे, उन लोगों के साथ में टच में रहना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द मेंटल हेल्थ एंड द प्रीलिम्स फेज। बिकॉज उस टाइम पे मुझे मेरे मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना बहुत ज़रूरी था, बिकॉज मेरा मेंटल हेल्थ और मेरा मेंटल कैपेसिटी कहीं ना कहीं थोड़ा डगमगा गया था। इतनी बार प्रीलिम्स नहीं हुआ था उसके बाद में, तो उसको ध्यान में रखते हुए जब मैंने इस बार प्रीलिम्स में, मैं बहुत ही शांत तरीके से गई। मेरा था कि हाँ मैंने सब पढ़ा है, मैंने अपनी तरफ से सब कुछ कर लिया, आई हैव गिवन माई 100%। अब मैं इससे ज़्यादा शायद प्रीलिम्स की तैयारी कर ही नहीं सकती। मतलब मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि मैंने CSAT में भी सब कर लिया है, मैंने GS में भी सब कर लिया, और मैं अब नहीं और कुछ कर सकती हूँ। मैं उस कॉन्फिडेंस के साथ गई प्रीलिम्स में। मैंने GS वाला पेपर दिया, CSAT वाला पेपर दिया, एंड आई वाज लाइक कि हाँ हो जाना चाहिए। फिर मैं वापस आई घर पे, तो मैं मतलब उसके बाद में तुरंत बाद में हमारा स्टेट PCS वाला प्रीलिम्स था। बट देना तो नहीं था, मन नहीं था, बट हाँ मम्मी पापा बोलते हैं कि दे लो, क्या पता अगर हो जाए, इन केस इधर नहीं होता है तो जैसे तैसे थोड़ा बहुत इधर उधर से नोट्स कलेक्ट करके कोशिश की प्रीलिम्स के लिए पढ़ने की, बट नहीं हो पाता था। ना तो उसका पढ़ पाती थी, ना GS मेंस का पढ़ पाती थी। बट हाँ एनीवेज 27 अक्टूबर को मेरा स्टेट PCS का प्रीलिम्स था, मैंने वो दिया। और फिर उसके बाद में वापस आके 29 अक्टूबर को प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया था, एंड आई वाज सो हैप्पी कि थैंकफुल, मतलब मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल थी कि आई कुड फाइनली क्लियर द स्टेज जिस पे मैं स्टक हूँ। आई क्राइड सो मच कि ये चीज़ तो मैं कभी कर ही नहीं पाई थी। पहली बार मेरा प्रीलिम्स हुआ, एंड आई मेड अ प्रॉमिस टू माई सेल्फ एंड आई मेड अ प्रॉमिस टू गॉड दैट यू हैव गिवन मी दिस अपॉर्चुनिटी, और मैं इस अपॉर्चुनिटी को वेस्ट नहीं जाने दूंगी। मैं मेंस की इतनी अच्छे से तैयारी करने वाली हूँ कि इस बार ही मेरा मेंस हो जाएगा और मैं अपना बेस्ट देने वाली हूँ। मतलब मैंने वो प्रॉमिस कर लिया था खुद से, क्योंकि मेरा पहले नहीं हुआ था और मुझे बस वो एक अपॉर्चुनिटी चाहिए थी कि बस एक बार मेरा प्रीलिम्स हो जाए, एक बार मुझे दिखाने को तो मिले कि मैं कितना अच्छा आंसर राइटिंग करती हूँ, या फिर मेरा मेंटल लेवल, मेरी थिंकिंग कैपेसिटी कितनी अच्छी है। तो उसके बाद में मैंने मेंस का रिजल्ट आया। नेक्स्ट डे व्हाट आई डिड वाज, मेरे नोट्स ऑलरेडी प्रिपेयर थे। स्टडी मटेरियल सबका सेम होता है, वही सेम बुक्स। ज्योग्राफी के लिए मैंने NCERTs पढ़ा, सोसाइटी के लिए जो मेरे नोट्स थे मैंने वो पढ़े, और फिर ज्योग्राफी का NCERTs हो गया, सोसाइटी का नोट्स हो गया। हिस्ट्री के लिए भी सेम NCERTs ऑप्शनल वाला पोर्शन मैंने कवर कर लिया था। GS पेपर 2 में पॉलिटी के लिए मैंने लक्ष्मीकांत को मेंस पर्सपेक्टिव से पढ़ा था। उसके साथ साथ में विजन का जो करंट अफेयर्स होता है उसमें वो पॉलिटी के इश्यूज बहुत कवर करते, तो मैंने पिछले साल का मेंस 365 बाय द टाइम इस साल का मेंस 365 आता, मैं एक बार ऐसा गो थ्रू कर लिया था कि मतलब ऊपर से कि क्या टॉपिक्स न्यूज़ में थे, उनमें क्या लिखना है नहीं लिखना, और जो मेरे खुद के करंट अफेयर्स के नोट्स थे मैंने उनको रेफर किया। फिर मैं IR की बात करूँ तो IR के लिए मैंने विजन के ही नोट्स जो मैं बना रही थी बहुत टाइम से, उसमें मेरा विजन का नोट्स था, मेरा न्यूज़पेपर का जो मैं इंक्लूड करती थी वो था, और फिर जो मतलब इधर उधर से थोड़ा टेस्ट सीरीज़ वगैरह या फिर कहीं ऑनलाइन पोर्टल या कोई वीडियो देख लिया उधर मिल गया तो मैं वो साथ के साथ में अपना एवरनोट में इंक्लूड करती रहती थी। GS के लिए मैंने मेन स्पेसिफिक नोट्स एवरनोट पे बनाए थे, बिकॉज द थिंग वाज कि आप रिटन नोट्स नहीं बना सकते हो GS के, क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि 1 साल नहीं 2 साल 3 साल तक आप प्रिपेयर करते रहते हो, तो आपको अपने नोट्स को रेगुलरली अपडेट करना होता है, विच इज़ वाई GS के लिए डिजिटल नोट्स आर वेरी गुड। सो मैंने डिजिटल नोट्स बनाए थे एवरनोट पे। मेरे 4 स्टैक्स थे, GS1, GS2, GS3, GS4। फिर GS1 में मैंने स्पेसिफिकली हिस्ट्री ज्योग्राफी डाला, GS2 में मेरा हेल्थ केयर हो गया, गवर्नमेंट स्कीम्स हो गया, गवर्नेंस वाला पोर्शन हो गया, वो सारी चीज़ हो गई, मतलब बहुत स्पेसिफिक। फिर उनके अंदर मैं स्पेसिफिक टॉपिक्स के नोट्स बनाती थी। मेरा नोट मेकिंग आई थिंक इट वॉज माई बिगेस्ट एसेट, बिकॉज मैं खुद बहुत एक ऑर्गेनाइज्ड पर्सन हूँ,
तो मुझे हर चीज़ बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से अच्छा लगता है। मतलब मैं हैफिज़ार्ड नहीं कर सकती कि एक ही सब में सब कुछ कर लिया। तो मेरे को सब कुछ बहुत क्लियरली चाहिए कि अगर कुछ हेल्थ केयर रिलेटेड है तो मैं उसको जाके हेल्थ केयर वाले में ही डालूंगी, कुछ वेलफेयर रिलेटेड है तो मैं वेलफेयर, वुमेन रिलेटेड है तो वुमेन, चिल्ड्रन, फिर ऐसा करके मैंने हर चीज़ का बहुत क्लियर टू द पॉइंट नोट्स बनाए थे। मैं बहुत बार ऐसा होता था कि मैं न्यूज़पेपर अगर पढ़ रही होती थी, कुछ आर्टिकल या कुछ चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं उधर से उसको कॉपी पेस्ट करती थी। बिकॉज एक तो ना मतलब राजस्थान में द हिंदू उसी दिन नहीं आता है, आपको एक दिन अगले दिन मिलता है। तो इस वजह से मैंने हिंदू को ऑनलाइन सब्सक्राइब कर लिया था और मैं वही न्यूज़पेपर पढ़ती थी। तो मैं जब ऑनलाइन पढ़ती थी तो मैं उधर से ही कॉपी पेस्ट करके जाके अपना एवरनोट पे चिपका देती थी उसको। फिर जितनी बार मैं उसको वापस पढ़ती थी ना, मैं उतनी बार उसमें से जो अननेसेसरी फालतू का जो डिटेल्स होता था उसको डिलीट करती जाती थी। सो यू वुड सी कि फर्स्ट टाइम जब मेरा नोट्स बनता था तो वो बहुत लंबा होता था, बट जब मैं उसको नेक्स्ट टाइम रिवाइज करती थी तो मैं उसमें से काफ़ी कुछ हटा देती थी। तो वो बाय द टाइम ऑफ एग्ज़ाम वो एक बहुत छोटा सा नोट्स बन गए थे। मतलब बहुत ही छोटे नोट्स थे कि मेरे को लिटरली में 1 मिनट भी नहीं लगता था एक टॉपिक को कवर करने में। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप नोट्स बना रहे हो तो आप ऐसे बनाओ कि आप अपने नोट्स को बार बार अपडेट कर सको, आप उनको बार बार रिवाइज कर सको, और एवरी टाइम यू रिवाइज आपके नोट्स छोटे होते जाएं। लाइक आप उस सेम पॉइंट पे ना हो जहाँ आपने स्टार्ट किया था। बिकॉज अगर आपके नोट्स बढ़ रहे हैं इंस्टेड ऑफ गेटिंग शॉर्टर, इट मीन्स कि आपके नोट मेकिंग में कुछ प्रॉब्लम है। सो एवरी टाइम यू मेक योर नोट्स, मेक श्योर कि दीज आर समथिंग विच यू आर गोइंग टू रिवाइज। डोंट मेक इट जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट कि अभी बना लेते हैं बाद में देखेंगे। नोट्स ऐसे होने चाहिए जो आपको पता हो, कॉन्फिडेंस हो कि मैं इन्हीं नोट्स से पढ़ने वाली हूँ। मुझे मेरे नोट्स पे वो कॉन्फिडेंस था कि वो शायद मुझे किसी कोचिंग मटेरियल या कोई भी मतलब कोई दूसरा ऑलरेडी सक्सेसफुल इंसान भी होगा, मैं उसके नोट्स भी शायद नहीं रेफर करूँगी, क्योंकि मुझे ये था कि मेरे नोट्स में मुझे सक्सेस तक ले जाने वाली कैपेसिटी है। तो मैंने सबके बहुत अच्छे नोट्स बनाए हुए थे। मैंने GS3 में, इकोनॉमिक्स में मेरा स्पेसिफिक बहुत डिवीजन था कि मैंने एग्रीकल्चर का एक डिफरेंट स्टैक बना दिया था, फिर मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, फिर मैंने सिक्योरिटी बना दिया, फिर मैंने जनरल इकोनॉमिक्स रिलेटेड बना दिया, फिर मैंने एनवायरनमेंट बना दिया, फिर मतलब साइंस एंड टेक बना दिया। GS4 के लिए आई वुड से कि मैंने एथिक्स के नोट्स काफ़ी सारी चीज़ों से मिक्स करके बनाए थे। एक मैंने यूज़ किया था अनुदीप दुरीशेट्टी सर के नोट्स जो उन्होंने ऑनलाइन अवेलेबल कराए हुए हैं, वो मैंने उनको पढ़ा था। उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने अपने नोट्स में इंक्लूड की थी। फिर मैंने अपने नोट्स खुद के बनाए थे, जिसमें मैंने माइकल सैंडल के जस्टिस वीडियोस हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के, उनमें से काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूड की थी। और ऑनलाइन मैं बहुत यूट्यूब पे वीडियोस देखती रहती थी, मतलब ऐसे फ़िलॉसफी ऑफ लाइफ, फ़िलासफ़र्स, मतलब जो सारे मतलब फेमस लोग हैं जिनको आप कोट कर सकते हो अपने एथिक्स में, वो सब चीज़ें। मैं न्यूज़पेपर से रेगुलरली एग्जाम्पल्स जो सिविल सर्वेंट्स के हैं वो लिखती रहती थी, या फिर कोई फेमस ऐसा इंसान जिसने बहुत मतलब ऐसा काम किया है जो कि बहुत ही वैल्यूएबल है सोसाइटी के लिए, उसके वेलफेयर के लिए, जैसे पद्मा अवॉर्डीज़ हैं उनके बारे में। तो मैं उनको लिख लेती थी एक शीट पे या फिर कहीं पेज में, मतलब कोई भी मेरा नोट्स होता था उसमें पीछे जाके एग्जाम्पल्स लिख लेती थी बहुत सारे। तो मेरे पास ऐसे 4-5 पेजेस के एग्जाम्पल्स ही थे। और फिर मैंने उसके साथ में मिस्टर लास्ट ईयर जो फर्स्ट रैंकर थे शुभम कुमार सर, मैंने उनका जो एथिक्स का उन्होंने शीट बनाया था उसका प्रिंट आउट ले लिया था, और ऐसा लिया था कि एक शीट पे उनका लिखा हुआ नोट्स, मतलब उनका जो नोट्स था वो था, पीछे वाली शीट ब्लैंक थी। तो मैं उस पीछे वाली शीट में अपने नोट्स लिख लेती थी कि ये मैं एंड में रेफ़र करूँगी जब मुझे एग्ज़ाम देने जाना होगा। सो इट वाज अ कॉम्बिनेशन। मतलब आपको पढ़ने के लिए एथिक्स के नोट्स मैं कहूँगी कि GS4 में बहुत ज़रूरी है कि आपको खुद की अंडरस्टैंडिंग हो, आपका खुद का वैल्यू सिस्टम, वैल्यू आइडियाज़, प्रिंसिपल्स क्या हैं वो सब रिफ्लेक्ट होने चाहिए। तो मैं बहुत मतलब मेरा था कि मैं दूसरों की चीज़ें पढ़ूंगी भी तो भी मैं उनको अपने ही तरीके से आगे लेके जाऊंगी। मतलब GS4 में हो गया, 3 में, 2 में, 1 में, कहीं भी मैं रेफर करती थी। बिकॉज आपको होता है कि अगर आप खुद से प्रिपेयर कर रहे होते हो तो यू डोंट नो विच इज़ द राइट डायरेक्शन, विच इज़ वाई यू नीड गाइडेंस फ्रॉम सक्सेसफुल पीपल। सो आई वुड रेफर टू द नोट्स ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स। फिर मैं उसमें देखती थी कि मैं अपनी तरफ से और क्या इम्प्रूव कर सकती हूँ। तो मैं उनके नोट्स को एज अ रेफरेंस लेती थी, मैं उनके नोट्स को यूज़ नहीं करती थी या फिर कॉपी नहीं करती थी। मैं नोट्स खुद के बनाती थी, पर मैं ये देखती थी कि उन्होंने अपने नोट्स कितने एफिशिएंटली बनाए हैं। एंड आई थॉट कि शुभम कुमार सर के नोट्स मेरे को बहुत रेसोनेट करते थे। मुझे ऐसा लगता था कि उनका नोट मेकिंग स्टाइल काफ़ी ज़्यादा मेरे जैसा है। तो मैं उनके मतलब मैं भी वैसे ही नोट्स बनाती थी ऑलमोस्ट। फिर मैंने उनके नोट्स रेफ़र किए GS4 के लिए।